नई बहू की जादुई सिलाई मशीन। कुमुद को सिलाई का बहुत शौक था। 2-4 दिन में ही उसकी शादी थी। अपने सुंदर से दुपट्टे को हीरे मोती जड़ाकर तैयार करके उसे ओढ़कर वो कहती है, हाय, इस दुपट्टे को कितना प्यारा सजाया है मैंने। इसे पहनकर मैं अपने पिया के सामने स्टेज पर जाकर गाऊंगी, तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल में जावांगी। तभी एक पुनिया नाम की लड़की डॉल लाकर कहती है, दीदी, आपकी शादी होने वाली है तो मेरी डॉल आपकी शादी में क्या पहनेगी? मैं उसके लिए भी एक अच्छा सा कपड़ा लेकर आई हूँ, प्लीज दीदी बना दो। अरे नहीं बेटा, मेरी मशीन खराब हो जाएगी, ये सब तो तुम्हारी मम्मी भी बना कर दे देंगी। अरे दीदी, आप बना दो ना, आप पर सिलाई मशीन है और आपको आता भी है। ये सही आफत पाल रखी है मैंने, इसीलिए तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, ताकि मैं डॉल्स के कपड़े सिलूं। लाओ दो। ऐसा कहकर कुमुद उस डॉल के कपड़े को सिल देती है, जिसे पहनाकर पुनिया कहती है, अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छे कपड़े सिले, थैंक यू सो मच। आप सबसे ज्यादा आपकी शादी में मेरी डॉल अच्छी लगेगी। हाँ, मेरी शादी थोड़ी है, इसी डॉल की तो शादी है। कहीं मोहित इसी डॉल से शादी ना कर ले मुझे समझकर। मुझे अपने शादी का लहंगा भी सिलना है। दूसरों की सिलाई मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और जब से ही सोच रखा है कि कैसा लहंगा तैयार करना है। ऐसा कहकर कुमुद अपने लहंगे के कपड़े की कटिंग कर लेती है। वो लहंगा सिलने ही जा रही थी कि तभी उसकी माँ गोमती और ताऊ विभूति आकर कहते हैं, अरे कुमुद बेटा, तू जरा मेरी साड़ी का ब्लाउज सिल दे। अरे बेटा, मेरे लिए पैंट शर्ट सिल दे। जब तुझे आता है तो मैं बाहर पैसे क्यों दूं? तू ही पैसे ले लेना। सिल दे बेटा इसे। माँ, क्या है आपको? मेरी शादी है और आप लोग मेरी ही शादी में जो कपड़े पहनना चाहते हैं मुझसे सिलवा रहे हैं। थोड़ा तो दुल्हन का लिहाज रखिए, दर्जी बना दिया मेरे को तो। लो कर लो बात। अरे बेटा, तू तो पहले से ही दर्जी है। हमने तुझे थोड़ी कहा था कि 4-5 साल तू दर्जी वाला कोई कोर्स कर। हाँ, मुझे खुद ही बोलती थी माँ, मुझे कपड़े सिलने हैं, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, तो अब कर। और जब तुझे इतनी कलाकारी आती है तो हम बाहर क्यों पैसे फूके? पर माँ, मेरी शादी है, मुझे थका रही हो आप, बाहर पैसे देकर करवा लो। नहीं बेटा, शादियों के सीजन में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपनी शादी में अपनी माँ, ताऊ जी, घर वालों के बिना तो जाएगी नहीं तू। उनके कपड़े तैयार कर दे। और हाँ, तेरे पापा, तेरी बहनों का लहंगा भी है, वो भी तू देख लेना। ढेर सारे कपड़े देखकर गोमती और विभूति चले जाते हैं। अपने कमरे में कपड़ों का ढेर देखकर कुमुद कहती है, पता नहीं कौन सी तारीख में मैंने सिलाई का कोर्स कर लिया, जो अपनी ही शादी में दर्जी बनकर कपड़े सिलने पड़ेंगे। दुल्हन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 दिन के भीतर वो कुमुद अपने सभी घर वालों के कपड़े सिल देती है। शुक्र है सबके कपड़े सिल गए, पर मेरा लहंगा रह गया। अरे जब मैं ही तैयार नहीं हो पाऊंगी मेरी शादी में, तो ये अपने कपड़े पहन करके बारातियों के साथ नाचेंगे क्या? एक दिन बचा है, जल्दी से कर लेती हूँ, मेहंदी लगने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपना लहंगा सिलने लगती है कि उसी टाइम कुमुद की मशीन चलना बंद हो जाती है और सुई टूट जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी सिलाई मशीन से लहंगा सिलकर कैसे पहनूंगी? कल मेरी शादी है, लगता है मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, से लेना जब अपना दुल्हन वाला लहंगा। कुमुद परेशान होकर रोने लगती है। उसके पास ना कोई दूसरा लहंगा था, ना पैसे थे, ना वक्त था। जहाँ सभी नाच गा रहे थे और उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। मेरे हाथों में मेहंदी भी लग गई और मेरा लहंगा भी नहीं सिला। कल मेरी शादी कैसे होगी? उसकी परेशानी को देखकर उसकी मरी हुई दादी उसके सिलाई मशीन को जादू से सिलाई मशीन जादुई बनाकर कहती है, पोती की शादी में ऐसे नहीं देख पाई तो क्या हुआ, स्वर्ग से ही देख लूंगी, पर कोई अड़चन नहीं आने दूंगी। अब ये जादुई सिलाई मशीन हमेशा उसके काम आएगी। जिसके बाद उसकी पोती का लहंगा खुद ब खुद जादुई सिलाई मशीन से सिलने लगता है और तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद जब कुमुद अपने कमरे में आती है तो देखती है, हे भगवान, मैं अपनी शादी में लहंगा कैसे पहनूंगी? मेरा लहंगा, और ये तो बिल्कुल वैसे बना है जैसे मैं चाहती थी। मेरी मशीन तो खराब थी, कैसे हुआ? किसने किया? बेटा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कल तेरी शादी है, बहुत थकान होगी। गोमती के कहने पर कुमुद सो जाती है। उसे ये समझने का समय ही नहीं मिलता कि ये सब कैसे हुआ।
अगले दिन अपना चमचमाता लहंगा पहनकर नाचते हुए वो स्टेज पर आ जाती है। उसे देखकर दूल्हा मोहित दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय क्या मेरी कुमुद है। हाँ दूल्हे राजा। कुछ ही देर में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां फूलों की बहार से उसके ससुराल वाले उसका स्वागत करते हैं। थोड़े दिन बाद उसकी नंद पाखी कॉलेज जा रही थी। उसकी ड्रेस फट जाती है। नहीं भगवान, मेरी इतनी महंगी 5,000 रुपए की ड्रेस फट गई। अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसे जीत दूंगी? माँ तो पैसे भी नहीं देंगी। अरे दीदी आप रोइए मत, भूल गई आप कि आपकी भाभी एक फैशन डिजाइनर है। ठीक है भाभी, कर दीजिए फिर, बस 1 घंटा ही बाकी है। जिस तरह से फटा है इसमें एक्स्ट्रा पीस लगेगा। मुझे इसके लिए पास वाली मार्केट से मैचिंग का कपड़ा लाना होगा। तुम चेंज कर लो, मैं आती हूँ। कुमुद मार्केट जाती है। उसकी नंद वो ड्रेस सिलाई मशीन पर रखकर चली जाती है और जादुई सिलाई मशीन जादू से उसकी ड्रेस को पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर देती है। कुमुद जैसे ही अपने कमरे में आती है तो उस ड्रेस को बिल्कुल नया का नया पाती है। हे भगवान, मैं तो मार्केट गई थी तो ये ड्रेस अपने आप सिली कैसे? ऐसे ही मेरी शादी के दिन हुआ था। भाभी ड्रेस तैयार हो गई क्या? हाँ लो, बिल्कुल ठीक है, अब तुम आराम से जा सकती हो। शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छे हैं, बच गई आज तुम्हें। ये कहकर नंद भाभी से खुश होकर चली जाती है। तभी सास 10 जोड़ी कपड़े लाकर कहती है, बहू तूने अपनी शादी में सबको अपने हाथ से कपड़े सिलकर पहनाए थे। तेरी सिलाई पड़ोसियों को भी शादी में बहुत पसंद आई तो उन्होंने 10 जोड़ी कपड़े दे दिए हैं। मैं मना नहीं कर पाई। उनका 1 हफ्ते के अंदर सिलकर दे देना। हाँ, और पैसे तू देख लियो। ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। चलो अच्छा है, जो पैसे आएंगे उनसे मैं मोहित के लिए तोहफा ले आऊंगी। कुमुद 2 जोड़ी कपड़े जैसे तैसे सिल लेती है। फिर घर के कामों में उलझ जाती है। वो सीढ़ी से उतरती है कि उसके सीधे हाथ में चोट लग जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे 1 हफ्ते तक सीधे हाथ से काम करने की मना करता है। और कुमुद कहती है, मैं घर में किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मेरे सीधे हाथ में लग गई है। पल्लू से अपने प्लास्टर को छुपा लूंगी, पर घर के काम और बाकी के कपड़े कैसे सिलूंगी? कुमुद जैसे ही घर पहुंचकर अपने कमरे में आती है तो सारे कपड़े उसे सिले हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे पैंट शर्ट सूट ये सब तैयार कैसे हो गए? मैंने तो इनकी कटिंग भी नहीं की थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मेरे सारे कपड़े सिल देता है, और मेरे शादी का लहंगा भी ऐसे ही सिल गया था। कैसे पता करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जो भी हैं मेरे सामने आ जाइए। तभी कुमुद की दादी उसके सामने आकर कहती है, बेटा जीते जी मैं तुझे ना कोई तोहफा दे पाई, ना तेरी शादी में शामिल हो पाई, और तू इतनी परेशानी में थी ये मुझसे देखा नहीं गया। इसलिए तेरी सिलाई मशीन को मैंने जादुई सिलाई मशीन बना दिया। उसी की सहायता से तेरी शादी का लहंगा तैयार हो गया। तेरी ननद के और ये कपड़े भी अपने आप सिल गए। तुझे कोई भी काम हो तो अपनी जादुई सिलाई मशीन से कह देना, वो झट से सारे कपड़े सिल देगी। शुक्रिया दादी, अब मैं अपना खुद का एक बड़ा सा बुटीक खोल लूंगी, जहाँ मुझे किसी हेल्पर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और बाकी का काम जादुई सिलाई मशीन कर देगी। हाँ बेटा, ऐसे ही हमेशा खुश रहना। चलती हूँ। ये कहकर उसकी दादी चली जाती है। तभी पड़ोसन आकर कहती है, अरे तुमने 1 हफ्ते से पहले इतने सारे कपड़े झट से सिल दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया आंटी। कुछ ही दिनों में कुमुद अपने ससुराल वालों की सहायता से अपना बुटीक खोल लेती है, जहां वो गरीब लड़कियों को भी सिखाया करती थी और अपनी जादुई मशीन को सबसे छुपाकर फटाफट ऑर्डर तैयार कर दिया करती थी, जिससे एक बड़ी कंपनी उसे अपने कपड़े डिजाइन करने के लिए हायर करती है। साइकिल वाली बहू का ढाबा। नंदिता साइकिल चलाते हुए गांव के अंदर यहाँ से वहाँ चिल्लाते हुए घूमती है। राजमा चावल सब्जी ले लो, गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी, एकदम ताजी ताजी राजमा चावल सब्जी। तभी कुछ बच्चे नंदिता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दीदी, मुझे राजमा चावल सब्जी दे दो, मुझे भी गरम गरम राजमा चावल सब्जी खाने हैं। हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम सभी को राजमा चावल सब्जी जरूर खिलाऊंगी। नंदिता अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है और एक पत्तल पर राजमा चावल रखकर उनके ऊपर मसाले छिड़कती है और थोड़ी सी चटनी डालकर बच्चों को दे देती है। ऐसे ही वहाँ खड़े हर एक बच्चे को वो राजमा चावल सब्जी खिलाती है। आहा क्या बात है, आपके हाथों की लाजवाब राजमा चावल सब्जी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है दीदी। अच्छा ऐसी बात है,
ये लो मेरी तरफ से, थोड़ा और खाओ। नंदिता राधा को राजमा देकर आगे की तरफ राजमा चावल सब्जी बेचने चली जाती है। गांव में सभी लोगों को नंदिता के हाथों से बने हुए राजमा चावल सब्जी बहुत पसंद थे, जिसके चलते स्वाद स्वाद में लोग रोजाना राजमा चावल सब्जी खाया करते थे। अरे आओ आओ, ये लो मेरे पास राजमा चावल की कमी नहीं है, जितने खाने हैं उतने खाओ। सुबह से शाम तक नंदिता पूरे गांव भर में यहाँ से वहां घूमती है, जिसके बाद शाम होते होते वो राजमा चावल बेचकर वापस अपने घर लौटने लगती है। उसके घर में उसका अपाहिज पति और बीमार सास और ससुर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आ गई तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या बनाए खाने में। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं जो पैसे कमा कर लाई हूँ उनमें से कुछ पैसों का राशन डलवा देती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से आप लोगों की दवाई ले आती हूँ। नंदिता के आए हुए घर पर 5 मिनट नहीं होते हैं कि वो अपनी साइकिल को खड़ी करके राशन और दवाई लेने चली जाती है। राशन और दवाई लेने के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो खुद ही सबके लिए खाना बनाती है। ओहो, राशन तो ले आई, लेकिन गैस तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे दोबारा से दुकान पर सिलेंडर भरवाने जाना होगा। नंदिता फिर से सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर जाती है और सिलेंडर भरवाने के बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अब सबको खाना परोस देती हूँ। नंदिता सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, अरे खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है बेटा। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। नंदिता के हाथों में तो जादू ही है। वो जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद नंदिता अपने पति और अपने सास ससुर को उनकी दवाई दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपनी साइकिल पर टोकरी बांधकर उसके अंदर राजमा चावल सब्जी रख लेती है और साइकिल चलाते हुए गांव में पहुंच जाती है। चावल ले लो, राजमा चावल सब्जी, एकदम गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी। आओ भाई साहब, राजमा चावल सब्जी खाओ। देखते ही देखते नंदिता के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर गांव के बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अरे जब से नंदिता ने हमारे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू किया है, तब से हम सभी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। देखो जरा, जहां हमारी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी रहा करती थी, अब वो सारी भीड़ नंदिता की साइकिल के आसपास खड़ी होती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक औरत है और उससे हम जाकर लड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसके इस काम में बाधा तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मौका देखते ही आज की रात हम लोग इस नंदिता की साइकिल ही तोड़ देंगे। इसके बाद देखता हूँ ये कैसे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू करेगी। अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही नंदिता के घर के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ डालते हैं। आखिरकार इसकी साइकिल टूट ही गई। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। बेचारी नंदिता की साइकिल तोड़कर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपने घर के बाहर जब अपनी टूटी हुई साइकिल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी साइकिल को देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरी साइकिल किसने तोड़ दी? अब मैं गांव में राजमा चावल सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नंदिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो राजमा चावल सब्जी बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने में बहुत अंतर होता है। जहाँ वो अपनी साइकिल से मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, अब वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर चल पाती है। भगवान, ये क्या, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर इस प्रकार से राजमा चावल सब्जी बेचूंगी तो मेरी तो कोई बिक्री ही नहीं हो पाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद नंदिता केवल कुछ ही रुपए कमा पाती है और शाम होते होते वो वापस अपने घर लौट आती है। उसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देख देवयानी उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? नंदिता को ना चाहते हुए भी अपने पूरे परिवार वालों को उसकी साइकिल के बारे में बताना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है, काश मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आता है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए।
भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलेगा। नंदिता खुद तो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को हौसला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता फिर से राजमा चावल सब्जी बनाकर टोकरी में भरती और बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो कुकिंग कंपटीशन है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंदिता उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसके बाद कंपटीशन वाले दिन नंदिता वहां खड़े सभी अच्छे घर के लोगों के साथ कंपटीशन की लाइन में खड़ी होती है और उन सभी को देखकर नंदिता अपने मन ही मन में सोचती है, ये सभी तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें तो मुझसे अच्छी कुकिंग आती होगी। पता नहीं इस कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगी या नहीं। बेचारी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उन सभी को कुकिंग करने के लिए बुला लेते हैं। नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो राजमा चावल सब्जी ही बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे कंपटीशन में राजमा चावल सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही जजेस नंदिता के राजमा चावल सब्जी का टेस्ट करते हैं, वो राजमा चावल सब्जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने महंगे से महंगे डिशेस बनाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने हुए सस्ते राजमा चावल सब्जी सबसे स्वादिष्ट हैं। इस कंपटीशन को तुम जीत चुकी हो और इस कंपटीशन के चलते तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे पूरे 10 लाख का इनाम दे दिया जाता है। नंदिता कंपटीशन से मिले हुए पैसों से अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक राजमा चावल सब्जी का ढाबा भी खोल लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। चुड़ैल का जामुन विशाल हाउस। रात का समय होता है, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चल रही होती हैं। तभी गांव में से 2 आदमी रात के समय जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अरे भाई धनिया, मैंने सुना है चुड़ैल के विशाल जामुन घर के अंदर बहुत सारे सोने और हीरे हैं। अगर हमें वो सब मिल जाए तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। अरे क्या बात है दामोदर भाई, खुली आंखों से सपने देख रहे हो। मैं तो कहता हूँ चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से चलते हैं। अरे लकड़ी काटने आए हैं तो लकड़ी काट कर तो ले ही जाएंगे, लेकिन सोच, इस बहाने अगर हमें खूब सारा पैसा सोना मिल गया तो कितना मजा आ जाएगा। दामोदर और धनिया दोनों चलते चलते जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जामुन का एक बहुत बड़ा विशाल घर दिखाई देता है। अरे वाह, देख तो सही, मैं अभी चुड़ैल के घर के बारे में बात ही कर ही रहा था और सामने उसका घर प्रकट हो गया। चल, यही सबसे अच्छा मौका है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ना बाबा ना, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मैं तो तेरे साथ नहीं अंदर जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे तेरे साथ लालची नहीं बनना। तभी विशाल जामुन के घर के अंदर से आवाज आती है, आओ अंदर आओ, आओ आ जाओ, यही मिलेगा वो जो तुम्हें चाहिए। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ आ जाओ। चुड़ैल की आवाज सुनते ही दामोदर चुड़ैल की आवाज के पीछे पीछे चुड़ैल के विशाल जामुन के घर में घुस जाता है, लेकिन धनिया ये सब दूर खड़ा देखता रह जाता है। अरे दादा, ये तो फंस गया, अब ये अंदर से वापस नहीं आएगा। मुझे गांव वापस लौट जाना चाहिए और इसके बारे में गांव के सभी लोगों को बताना चाहिए। धनिया तुरंत गांव पहुंच जाता है और गांव के सभी लोगों को दामोदर के बारे में बताता है। मेरी बातों का विश्वास करो, दामोदर उस विशाल जामुन घर के अंदर गया था, उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। उसको बचाने में मेरी मदद करो, नहीं तो चुड़ैल उसे मार देगी। अरे हमने कौन सा चुड़ैल से लड़ाई करने का ठेका ले रखा है? हम क्यों मौत के मुंह में जाएं? हम तो कहीं नहीं जाएंगे, उसे लालच था तो वो चला गया। अरे बिल्कुल सही बात है, लालची लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। क्यों लालच के मारे वो चुड़ैल के विशाल जामुन के घर में गया? इससे अच्छा होता कि दबे पांव वापस लौट आता। गांव के सभी लोग धनिया की बातें सुनकर उसे अनसुना कर देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जिसके बाद धनिया परेशान हो जाता है और अपने घर लौट आता है, जिसके बाद वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे जब गांव का कोई भी व्यक्ति चुड़ैल की विशाल जामुन के घर में जाना ही नहीं चाहता तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसने अपने लालच के चलते अपनी जान दांव पर लगा दी। अब तुम ये सब छोड़ो और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम उस चुड़ैल से बच गए। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद धनिया चुपचाप खाना खा लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय गांव के एक घर में एक राघव नाम का लड़का रहता था। वह अचानक से नींद से जाग जाता है और अपने आप से कहता है, धनिया ने जो आज बताया था, क्या पता वो सच हो? क्या पता चुड़ैल के विशाल जामुन घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसे और हीरे हों?
अगर वो सब मुझे मिल गए तो मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा और मेरे जितना पूरे इस गांव में कोई नहीं होगा फिर, है? राघव लालच के चलते जंगल की तरफ जाने लगता है। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही चुड़ैल का विशाल जामुन घर राघव को दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा चुड़ैल का विशाल जामुन घर है। इतना बड़ा विशाल जामुन घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। राघव जैसे ही जामुन घर के अंदर जाता है, उसे जामुन घर के अंदर सभी चीजें बहुत नॉर्मल सी नजर आती हैं। जामुन के घर के अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं, जिसे देखकर राघव कहता है, अरे वाह, कमाल हो गया। कितना खूबसूरत घर है, बाहर से जामुन की तरह और अंदर से बिल्कुल महल की तरह। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लग जाऊं। तभी राघव की नजर एक संदूक पर पड़ती है, जहां बहुत सारा सोना और हीरे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। इतना सारा सोना, पैसे, हीरे। अरे मैंने तो इतना सारा सोना, पैसे, हीरे कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। लगता है मेरी तो लॉटरी निकल आई। राघव जैसे ही संदूक उठाने वाला होता है, तभी अचानक से संदूक गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही चुड़ैल के हंसने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनते ही राघव बहुत बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे कहता है, चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, लगता है चुड़ैल आ गई। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना होगा। राघव वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपने विशाल जामुन के घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद राघव अंदर कैद हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से आज मेरी जान पर बनाई। ना मैं लालच करता, ना ऐसा होता। अब मैं क्या करूं? इस चुड़ैल से बचकर कैसे जाऊं? राघव ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, अब तो तुम मेरे यहाँ कैद हो गए हो। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अब तो तुम मेरे गुलाम हो। अरे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे यहाँ से जाने दे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ केवल तेरे हालचाल पूछने के लिए आया था और तूने तो मुझे ही बंधक बनाकर गुलाम बना दिया। देख चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मुझे जाने दे चुड़ैल। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? पहले तुझे खाकर अपनी भूख तो मिटा लूं। चुड़ैल ऐसा कहकर राघव की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी एक अघोरी बाबा गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर चुड़ैल के जामुन घर के अंदर पहुंच जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गया। गांव के सभी लोग मेरा शिकार बनने के लिए खुद ब खुद मेरे घर में आ गए। आओ आओ गांव वालों, अंदर आओ। देख चुड़ैल, इन गांव वालों को छोड़ दे। क्यों तू इनके पीछे पड़ी है? तभी धनिया बोल पड़ता है, अच्छा हुआ जो मैंने राघव को जंगल में जाते हुए देख लिया। मैंने तुरंत अघोरी बाबा को बताया था कि वो इस बच्चे की जान बचा सके। बेटा तुम इधर आ जाओ। धनिया की बात सुनते ही राघव गांव वालों के पास चला जाता है। उसके बाद अघोरी चुड़ैल से कहता है, देख चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी धमकी दे रहा हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तेरी धमकियों में मैं आ जाऊंगी? अरे तुझे धूल चटा दी तो मैं भी एक चुड़ैल नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो चल हो जाए, और चुड़ैल अघोरी के बीच मुकाबला देखते हैं कैसा होगा। देखते ही देखते चुड़ैल और अघोरी के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों अपनी शक्तियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से अघोरी को अपने वश में करने वाली होती है, तभी अघोरी अपने मंत्रों द्वारा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। पवित्र गंगा जल छिड़कने के बाद चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो जाता है और देखते ही देखते जंगल में से चुड़ैल का विशाल जामुन का घर भी गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोगों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आज के बाद फिर से वो चुड़ैल कभी भी इस गांव में नहीं आएगी। और इस तरह पूरे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।